शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन अब मज़ा आने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ जान में जाना ही है भाई। अब मौसम इतने एक्सट्रीम होने लगे हैं कि जब तक कोई मौसम अपनी शिद्दत तक ना पहुंच जाए तब तक फील ही नहीं आती। सर्दी का मौसम इस बार अपनी शिद्दत को देर से पहुंचा। ये वीडियो एक सर्द रात के बाद एक शीतल सुबह की है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि पूरी रात सर्दी प्लस पावर कट और सुबह फजर के बाद गर्माहट की तलाश। जब सुबह फरामोशी की लत लगी हो, सुबह फरामोशी यानी सुबह को भुला देना, तो एक दिन जल्दी उठकर बाहर निकलना बहुत सुकूनदेह होता है। मेरा ख्याल है कि देर से बिस्तर छोड़ना कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़ है, लेकिन बदकिस्मती से इस नाफरमानी में मुब्तला हूँ। और मैं क्या, हमारा पूरा दौर ही इस नाफरमानी में मुब्तला है। तो इस गिल्ट को हमने एक नज़्म की शक्ल दी है। मुलाहिज़ा फरमाइए विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। दर्स देता फिरता है वक्त की पाबंदी का, निज़ाम कुदरत से मगर आज़ाद है ये अहद नौ। वक्त जब पैसा बना लम्हा खाली पाप है, लज्जते दिन रात से महरूम है ये अहद नौ। रात लंबी हो या छोटी आँख मूंदे है पड़ा, क्या वास्ता मौसम से है इस दौर के इंसान को। हंगामा आरा दुनिया में मुस्तरिब दिल की फ़ज़ा, ये खला कैसे भरे जो इल्मो अमल यकजा न हो। ख्वाब सुबह उठने का और फिर ना सोने का, एक रोज़ को पूरा हुआ और दिल हुआ कुछ पुरसुकून। रात इतनी सर्द थी करवटों में ही कटी, जाने कैसे बाद फज्र तोड़ा मैंने नींद का अफसूं। चादर तले कोहरे की फिर आग को रोशन किया, हर चीज़ पाई महव कुदरत जान या बेजान हो। यूं तो हर पल है मुशाहिद शान खालिक की यहाँ, पर सुरूर सुबह से गाफिल सा है ये अहद नौ। शुक्रिया। सर्दी का मौसम अपने साथ एक ठहराव लेकर आता है और हर वक्त भागते दौड़ते इंसान को रुकने का मौका देता है। तनकर चलने वालों को सिकुड़कर बैठना सिखाता है, परिवार में महफिलें सजाता है और इंसानी गलतियों का एक वक्ती एहसास भी दिलाता है। मौसम के मायने सबके लिए अलग हो सकते हैं, इन पर सहूलियत की टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ट्रेन का सफ़र करने वाले के लिए सर्दियां खराब और घर के आगोश में पहुंचते ही अच्छी। साइकिल वाला बाइक वाले से कम शिकायती होगा क्योंकि उसको जिस्मानी मेहनत से हरारत मिल जाती होगी। इस लिहाज से इलेक्ट्रिक रिक्शे वाला अपने पुराने दिन याद करता होगा। सड़क के किनारे रहने वालों के लिए तो हर मौसम आजमाइश है और घर में रहने वालों के लिए आसाइश। ऐसे मौसम में आके सामने बैठकर पढ़ने का मज़ा ही अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस लग्जरी। About to start this book by रविंद्रनाथ टैगोर on nationalism. It's a short book. उम्मीद है ये किताब मौजूदा जहरीले नेशनलिज्म से या ये कहिए कि हाइपर नेशनलिज्म ने जो घाव दिए हैं उस पर कुछ मरहम लगाएगी। नेशन या राष्ट्र की सादा सी परिभाषा है कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी रखने वाले लोगों का साथ आकर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाना, और जिस विचारधारा के तहत ये होता है उसे हम नेशनलिज्म या हिंदी में राष्ट्रवाद कहते हैं। जब ये फ़िक्र किसी शनाख्त की बुनियाद पर होती है, जैसे ज़बान, कल्चर, हिस्ट्री या कोई टेरिटरी, तो इसे एथनिक नेशनलिज्म कहा जाता है। इसकी मिसाल हैं इज़राइल या हिंदुत्ववादियों के सपनों का भारत। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एक राष्ट्र बनाते हैं तो इसको सिविक नेशनलिज्म कहा जाता है, जैसे 1947 में बना हमारा भारत। दुनिया के नक्शे में ये रंग नेशन स्टेट्स ने बिखेरे हैं, लेकिन एक नेशन के लेवल पर दुनिया इतनी रंगीन नहीं होती। मुल्कों का निज़ाम चलाने के लिए अलबत्ता नेशनलिज्म ही इस दौर की हकीकत है, मगर जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो फिर रंगों से उकताने लगती है। ये एक ही रंग में सबको रंग देना चाहती है और मुल्कों को बदरंग कर देती है। हाइपर नेशनलिज्म फैलाने वाले आवाम को गुमराही की चपेट में ले लिया करते हैं और उसी तरह के नारे बुलंद करते हैं, जैसे
अमेरिका फर्स्ट बाय ट्रम्प, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर बाय हिटलर। इस जहरीले नेशनलिज्म से न सिर्फ माइनॉरिटीज खतरे में आती हैं, बल्कि देश के संस्थान, समाज, संविधान सबको चोट पहुंचती है। हुक्मरान से सवाल आपको एंटी नेशनल बना सकता है। इस तरह की कौम परस्ती का झोंका लोगों को मीठी नींद सुला देता है और जब आंखें खुलती हैं तो हर तरफ आग लगी होती है।